I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of constitutional law. In the last previous class, we have already discussed about आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 किससे डील करता है? स्टेट से डील करता है। उसके अंदर जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे स्टेट के बारे में, मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस करवा दिए हैं। आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो मेरा लेक्चर और जाकर आप यूट्यूब के मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको प्लेलिस्ट में वो लेक्चर नहीं मिल पाता तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है, वैसे आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि हम आर्टिकल 13 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, वेदर दैट इज रिलेटेड टू क्लैट, वेदर दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी एज वेल एज एलएलबी, या आप प्रैक्टिस में भी जा रहे हैं, तो आपको बेसिक जो नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, जो फंडामेंटल राइट्स है उनके रिगार्डिंग, उसको आपने जरूर अच्छे से करना चाहिए। वेदर यू आर कंपिटिटर और यू आर लॉ एस्पायरेंट और यू आर प्रैक्टिशनर, कुछ भी हो तो आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 मेनली जो है वो लॉज के बारे में बताता है। ये इसका टाइटल है लॉज। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब है जो तालमेल नहीं रखते, तालमेल विद, और या तो तालमेल नहीं रखते हैं फंडामेंटल राइट से, या डेरोगेशन है या उसके अगेंस्ट है। तो उन मामलों में जो लॉ है उनके रिगार्डिंग आर्टिकल 13 डील करता है। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो यू प्लीज गाइस माइंड में रखिए इसे और अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। सबसे पहले वर्ड है लॉ। लॉ के अंदर हम क्या लेके चलते हैं? जब तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से नोट कर दिए थे, क्योंकि मुझे ये क्या होता है, जो कुछ भी मैं नोट करती हूँ मुझे रहता है कि ऑथेंटिक होना चाहिए, इसलिए मैं पहले नोट कर देती हूँ, किसी प्रकार की मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। क्योंकि जब एक बार आप कुछ गलत सुन लेते हो तो उसके बाद आपके माइंड में उस गलत की छाप पहले पड़ती है, उसके बाद ही आप राइट को ऑब्जर्व कर पाते हो। तो इसमें क्या है कि परमानेंट लॉज की बात हो रही है सबसे पहले, कि परमानेंट लॉज, लॉज कितने प्रकार के हैं? फर्स्ट वन इज परमानेंट लॉज, सेकंड इज टेम्पररी लॉज, थर्ड इज स्टैट्यूटरी लॉज, जो स्टैट्यूट ने बना दिए, स्टैट्यूट हो गए। फोर्थ इज नॉन लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। परमानेंट लॉज तो वो लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बना दिए जाते हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो ये क्या है? ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, ये परमानेंट लॉज हो गए। उसके बाद बात आती है टेम्पररी लॉज की। टेम्पररी लॉज कौन से होते हैं? जैसे जो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, कई बार क्या होता है कि सेशन नहीं होता तो उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। वो क्या कुछ एक टाइम लिमिट के लिए होते हैं, 14 डेज का है या 1 मंथ का है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो उतने ही टाइम तक वैलिड होते हैं। उसके बाद फर्दर एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है या फिर उसके रिलेटेड लॉ पास किया जाता है। ये भी एक तरीके से लॉ होता है और ये भी पूरी तरह से मानना जरूरी होता है आम पब्लिक के लिए। थर्ड है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कोई ऑर्डर निकाल दिया, जैसे अब कोरोना के टाइम में हर रोज नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर्स हो गया। बाय लॉज भी क्या होता है, एक प्रकार के कुछ लॉ के थ्रू, यानी कि जो भी ऑर्डर आया है वो उस लॉ, वैसे तो ये सारे के सारे जो है सेम सेंस में लागू होते हैं, बट अलग अलग मीनिंग है। जैसे आप एप्लीकेशन देते हो, सिविल सूट फाइल करते हो, एक सिविल केस है उसमें आप एप्लीकेशन टाइप करवाते हो, या जो मैरिज से रिलेटेड जो केस होते हैं हमारे पर्सनल लॉ से रिलेटेड, वहाँ हम क्या पेटिशंस तैयार करवाते हैं, होता तो मोस्टली सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है वर्डिंग का। बाय लॉज की लॉ के अकॉर्डिंग कुछ बना दिया, या रूल्स निकाल दिए, या कोई रूल्स के रिगार्डिंग रेगुलेशंस कुछ शर्तें भी उसमें डाल दी, या नोटिफिकेशन दे दिया। नोटिफिकेशन का मतलब जब भी कोई लॉ बन जाता है उसको जब तक गैजेट नोटिफाई नहीं होता, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं दिया, तब तक उसको आप ये नहीं मान सकते कि उसे लागू कर दिया गया है। फिर बात आती है नॉन लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। नॉन लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आप मान के चलिए कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट का हेयर मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, जो भी कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। तो आप ये माइंड में रखिएगा कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। कह रहा है कि नॉन लेजिस्लेटिव है, कुछ कस्टम्स है, कुछ यूजेस है, जो परंपराएं चल रही है। जैसे क्या है कि हिंदू लॉ में, जैसे पंजाब की साइड में क्या है कि उसे चादर अंदाजी बोलते हैं, जैसे कि हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके बाद उसके
जो लेडी है उसके देवर के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, उनकी चुंदरी उठा देते हैं उसके ऊपर, तो उस प्रकार का एक कस्टम है, तो वो भी एक तरीके से लॉ है, उस प्रकार की मैरिज भी वैलिड होती है। तो ये जो सब कुछ लॉ हमने डिस्कस किया है, इन लॉ के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, हाई कोर्ट का क्या रोल है, क्या कोई अमेंडमेंट अगर हो जाता है क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बन जाता है। देखो सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 12 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए राइट्स मिले हुए हैं, पावर मिली हुई है कि आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की जो रिट्स हैं, उन रिट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। हाई कोर्ट 226 में कर सकता है। और अब बात आती है कि क्या कोई अमेंडमेंट कर दिया गया है, मान लो किसी जैसे अब जो JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का जो अमेंडमेंट आ गया और 370 को रिमूव कर दिया गया, तो क्या वो अमेंडमेंट जो है क्या वो भी एक लॉ बन जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट, उस केस में क्या था, स्टेट ऑफ केरला, इस केस में ये केस जो है वो कब का है, 1973 का है। इस केस में बेसिकली क्या कंसेप्ट थे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि केशवानंद भारती का जो केस है वो एक लैंडमार्क केस है, बार बार इसको यूज होता है। तो क्या है केशवानंद भारती का केस, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो केशवानंद भारती का जो केस है उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या थी, क्या सबसे पहली चीज को डिस्कस किया गया था, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। आप अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर दीजिए, जोर दे के याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि क्या बताया था मैंने केशवानंद भारती केस के रिगार्डिंग, किस प्रकार का कंसेप्ट निकल के आया था। तो केशवानंद भारती के जो केस में है, तो मेन कंसेप्ट कम्स फ्रॉम द केशवानंद भारती केस इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर आप किसे मानोगे, बेसिक स्ट्रक्चर उसको माना जाता है जो जिसमें जो मूलभूत ढांचा, हमारा जो संविधान जब तैयार किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते टाइम क्या क्या सोच लेके चले थे, उसके जो फंडामेंटल राइट्स थे अगर उसको निकाल दिया गया तो वायलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर में और भी काफी कंसेप्ट्स थे, जैसे लिबर्टी की बात आती है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इक्वलिटी है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जस्टिस है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करवाना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस प्रकार से कुछ एक चीजें निकल के आई थी बेसिक स्ट्रक्चर में। तो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इज अ लॉ। तो जो अमेंडमेंट हुआ है वैसे तो देखा जाए तो वो एक लॉ ही है, जब कोई अमेंडमेंट कर दिया जाता है उसके बाद वो कानूनी तो बन जाता है। बट इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के फंडामेंटल को वायलेट करता है या उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो फिर हमने अभी देख ही लिया कि आर्टिकल 32 एज वेल एज 226 हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट ये क्या बताता है कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर का किसी प्रकार का वायलेशन होगा तो हम यहाँ पर रिट फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और रिट पिटीशन के थ्रू क्या होता है कि हम जो है अपने राइट्स को वहां पर क्लेम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी लॉ बना है और अगर वो वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लॉ के रिगार्डिंग, जो अकेला लॉ वर्ड है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं बेयर लैंग्वेज पे कि जब आर्टिकल 13 उसकी बेयर लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि बेयर लैंग्वेज ही तो सबसे बड़ा सारांश लेके आता है, जो मेन क्रक्स है वो तो बेयर लैंग्वेज से ही आता है। मैं बेयर लैंग्वेज जो है बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगी पूरी, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो यहाँ पर लिख दूंगी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको ये वे जो है वो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो क्या कहता है हमारा आर्टिकल 13 कहता है, उसका टाइटल हमने देख ही लिया था। सबसे पहली बात आ रही है ऑल लॉज, सबसे पहला जो क्लोज है, क्लोज फर्स्ट, क्या कहता है ऑल लॉज, यानी किसी प्रकार के भी लॉ हैं, सारे प्रकार के लॉ जो हमने डिस्कस किए वो लॉज क्या करेंगे इन्फोर्स, जिस टाइम एनफोर्समेंट में थे, यानी कि जिस टाइम हमारा संविधान जो है अडॉप्ट किया गया उस टाइम वो इन्फोर्स में थे। कहाँ पर थे, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में थे, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंडियन टेरिटरी में थे। उसके बाद कह रहा है इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से बिफोर कमेंसमेंट की बात हो रही है, बिफोर कमेंसमेंट
ये बात हो रही है बिफोर कमेंसमेंट की। सो फार एज देयर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द दिस पार्ट, कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट है दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3, दिस पार्ट है मीन पार्ट 3। तो कह रहा है कि जो इनकंसिस्टेंस है उनको क्या माना जाएगा, वॉइड, उनको माना जाएगा वॉइड। तो ये बात कर रहा है एग्जिस्टिंग लॉ की, यानी कि जो लॉ पहले से बने हुए हैं, जो हमारे संविधान के आने से पहले बने हुए हैं, उन लॉ की बात हो रही है यहाँ पे कि इस प्रकार के जो लॉ हैं वो क्या डिक्लेयर होंगे, वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ऑल लॉज का मतलब जितने भी लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, बिफोर कमेंसमेंट की बात हो रही है, आफ्टर कमेंसमेंट नहीं। आफ्टर कमेंसमेंट तो हम वॉइड कैसे करेंगे, इसको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर रहा है। बट ये बात कर रहा है बिफोर कमेंसमेंट एनफोर्स में थे, यानी कि वो लॉ लागू थे कहाँ पर, इंडियन टेरिटरी में थे। और कमेंसमेंट से पहले अगर वो इनकंसिस्टेंस है, यानी कि उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो प्रोविजन जो है, ये पार्ट 3 दिया हुआ है ना, दिस पार्ट मींस पार्ट 3। तो पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो प्रोविजन उनको वायलेट करते हैं, दैट शैल बी डीम्ड एज वॉइड। तो उन लोगों को क्या बोल दिया जाएगा, वॉइड बोल दिया जाएगा। ये बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉ की, यानी कि जो लॉ पहले से बने हुए हैं। तो ये इसमें कुछ दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग जो केस लॉज है वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, बट ये जो क्लोज वाइज मैं इनको पहले डिवाइड कर रही हूँ कि आप इनको शॉर्ट टर्म्स में एक एक पॉइंट को समझ के ये समझ सकें कि बेयर लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बेयर लैंग्वेज ही तो हमारे लॉज का मेन क्रक्स है। तो इस प्रकार आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, और अगर आप इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हो अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। अब सेकंड क्लॉज की बात आती है। सेकंड क्लॉज जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब बात आ गई स्टेट, पहला पॉइंट स्टेट शैल नॉट मतलब नहीं बना सकता, मेक एनी लॉ किसी भी प्रकार के लॉ को, विच टेक्स अवे का मतलब जो ले लेता है, टेक्स अवे या क्या करता है वो, अब्रिज द राइट, अब्रिज का मतलब वॉयलेट, अब्रिज द राइट्स। कौन से राइट्स, वो राइट्स बाय दिस पार्ट मीन्स पार्ट 3 के जो राइट्स हैं, उन राइट्स एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल, contravention to this clause, contravention to this clause shall। फिर बात आ रही है कि shall to the extent of contravention, to the extent of the contravention be void, वो void होंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये बात कर रहा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में है, जो फर्स्ट क्लॉज है उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में नहीं था, बट अब जो है हम ये मानेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। उसके बाद एग्जिस्टेंस में आने के बाद अगर स्टेट क्या करता है, कोई ऐसा लॉ बना देता है, मेक एनी लॉ, कोई लॉ बना देता है, टेक्स अवे, वो क्या करता है, टेक अवे ले लेता है, अब्रिज कर देता है, हमारे राइट्स को वायलेशन करता है जो पार्ट 3 में दिया हुआ है। मान लो फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं उनको वायलेट करके स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है और वो इस क्लॉज में जो सेकंड क्लॉज है, इस क्लॉज में कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, विरोध हो जाएगा कितने का, शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। मान लो एक लॉ है, ये वाला लॉ है, उसमें क्लॉज एक मान लो सेक्शन, एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सेक्शन 3 है, उसका क्लॉज 1 है फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, क्लॉज 2 है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्लॉज 1 जो है
दैट शैल बी डीम्ड, जितना पार्ट वायलेट करेगा उतना ही पार्ट को हम क्या मानेंगे कि कॉन्ट्रावेंशन में है और ऐसे लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो स्टेट जो है कैसे भी इस प्रकार के लॉ को नहीं बना सकती जो कॉन्ट्रावेंशन में आ रहा हो। तो इसके बाद जो सेवरेबिलिटी की बात भी आती है इसी एक्ट में। सेवरेबिलिटी ये जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का डिस्कस भी करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कि जितना पार्ट हम अलग कर सकते हैं वो अलग कर देंगे। मान लो दूध में पानी मिला दिया, दूध में से पानी को तो अलग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर चना और आप मान के चलो किसी दाल को मिक्स कर दिया तो उसको अलग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का ये क्लोज 2 है, ये डिस्कस करता है। उसके बाद बात आती है क्लोज 3 की। ये आप नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप इसे जो है नोट कर सकते हो, स्लाइड को आप पॉज कर सकते हो, उसके बाद आप इसे नोट भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लोज की बात आती है। नेक्स्ट क्लोज हमारा जो है वो बात कर रहा है डेफिनेशंस की, कुछ डिफाइन कर रहा है। वो डिफाइन का मतलब एक तो लॉज को डिफाइन कर रहा है। लॉज को मैं वैसे आपको डिफाइन करके बता ही चुकी हूँ कि सबसे पहला परमानेंट लॉ था, फिर टेम्पररी लॉ था, फिर स्टैट्यूटरी और फिर नॉन लेजिस्लेचर का जो लॉ था। अब ये कह रहा है कि लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। लॉ में इंक्लूड मतलब ये डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब इसमें कुछ भी और ऐड किया जा सकता है। लॉ में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेंस आ जाएंगे जो हमने टेम्पररी लॉ में कर लिया था ऑर्डिनेंस। फिर बात आती है ऑर्डर की जो स्टैट्यूटरी में कर लिया गया था। फिर बात आती है बायलॉज की, फिर बायलॉज भी कर लिया था। फिर रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम, यूजेस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बात आ रही है, ये क्लोज बी है, थर्ड का ए है। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज बी की। क्लोज बी क्या कह रहा है, लॉ इनफोर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। इंक्लूड मतलब ये डेफिनेशन इज आल्सो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी इंक्लूसिव है। क्या क्या इंक्लूड होगा, लॉज पास्ड, या तो लॉ पास कर दिए गए यानी कि लागू कर दिए गए, बना दिए गए, मेड बाय लेजिस्लेचर या अदर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रीवियसली रिपील्ड नॉट सक्सेसफुल एंड पार्ट ऑफ देयर नॉट हैव बीन कॉर्पोरेशन देयर। इसका सेम थोड़ा सा आप मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है कि लेजिस्लेचर ने कोई पास कर दिया गया, मेड कर दिया गया, बिफोर कमेंसमेंट की बात हो रही है कि कानून अडॉप्शन होने से पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिफोर कमेंसमेंट अगर कोई एक्ट था विच इज नॉट रिपील्ड, जिसको रिपील नहीं किया गया, अगर उसको रिपील नहीं किया गया तो इसका मतलब चाहे वो कह रहा है कि रिपील नहीं है, चाहे वो नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है चाहे दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर नॉट बीन इन ऑपरेशन इन द पार्टिकुलर एरिया, चाहे वो वहां पर ऑपरेशन में हो या ना हो, अगर उनको रिपील नहीं किया गया तो वो लॉ इन फोर्स में फॉल कर जाएंगे। सॉरी, लॉ इन फोर्स में फॉल कर जाएंगे। तो क्लॉज ए कह रहा है लॉज की बात कर रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है लॉ इन फोर्स में क्या आएगा कि अगर कोई मान लो कमेंसमेंट से पहले कमेंसमेंट में एडॉप्शन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई लॉ था और उसको अब रिपील भी नहीं किया गया, फिर भी ये माना जाएगा कि लॉ एनफोर्समेंट में है। फिर बात आ रही है क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 ये कहता है कि इस आर्टिकल में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई, कि इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जो अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया गया है तो उसमें ये चीजें अप्लाई नहीं होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, लेक्चर को आप थंबनेल से यानी जो थंब का इंप्रेशन है वो दीजिए, जिससे कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का लेक्चर देख रहे हो और आपको लगता है कि आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहने चाहिए, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि फर्दर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर होना चाहिए तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कोरोना का इश्यू बढ़ता जा रहा है तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज योर नेबरहुड। अपने आसपास के माहौल को भी आप स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
Thank you for watching.